कहीं कोई ऐसा पॉइंट जब आप ये बीडीएस कर रहे थे तो उसमें कहीं ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगा हो कि यार बीडीएस मेरे लिए नहीं है? बीडीएस का तो पता ही किसी को नहीं था जिस टाइम पे हम पढ़ रहे थे, एफएससी कर रहे थे ना। बीडीएस का पता, एमबीबीएस ही एमबीबीएस था बस, और कुछ नहीं था। पाकिस्तान में अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत है बेसिक लेवल पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को ले जाने के लिए। फिर इंटरेक्शन कैसे हो पाता होगा सीनियर्स के साथ? तो नहीं हो रहा ना। अब देखिए, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूज लेस डॉक्टर्स है। हर बंदे को जब आप डॉक्टर बनाएंगे जो डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये पॉइंट, अब एक बंदा डॉक्टर बनना नहीं चाहता, उसको डॉक्टर वो कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। वो ना अपने लिए बेहतर होगा, ना पेशेंट के लिए बेहतर होगा, ना पेरेंट्स के लिए बेहतर होगा, वो बोझ बन जाएगा। आजकल इस डेंटिस्ट्री में सबसे जो कॉमन इशू आ रहा है या जो कॉमन पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस चीज़ के आ रहे हैं? सबसे कॉमन इशू है मुंह की बदबू। अच्छा, हर बंदा बदबू को लेके फिर रहा है। दांतों की सफाई जो है ना वो बेसिक है, क्योंकि वहाँ पे फूड इंट्रैप हो रही है, खाना फंस रहा है, वो बदबू का बायस बनता है। तो इस दांतों को हेल्दी रखने के लिए कुछ 2 से 3 कोई गोल्डन रूल बता दें हमें। रात के टाइम सोने से पहले ब्रश फ्लॉस करें। उससे भी एक बेस्ट चीज़ है, वो होता है वाटर फ्लॉसिंग। वाटर फ्लॉसिंग ये है कि प्रेशर इरिगेशन से आप दो दांतों के दरमियान सफाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम अब्बास भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वसेब 360। आज के इस प्रोग्राम के हमारे गेस्ट हैं एक डेंटिस्ट, एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, डॉक्टर इनकलाब फरीद साहब। मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका शुक्रिया सर, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप एक डेंटिस्ट हैं, तो पहला सवाल जब किसी डेंटिस्ट से मिला जाता है तो यही होता है, वाई डेंटरी? Why not MBBS or other field of medical science? मेरा जो मेरिट था वो डेंटिस्ट्री का बना था। MBBS ही करना चाहते थे, करवाना चाहते थे सब, और मज़े की बात है मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो मेरा मेरिट बन गया BDS में, निश्तर में, फर्स्ट अटैम्प्ट में। और जब मेरिट बना तो उसके बाद मैंने जब स्टडी करना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। यार ये तो अच्छी चीज़ है, पता ही नहीं था हमें। असल में लैक ऑफ अवेयरनेस, आप भी जहाँ से आए हैं वहाँ पे BDS का तो पता ही किसी को नहीं था जिस टाइम पे हम पढ़ रहे थे, एफएससी कर रहे थे ना। BDS का पता, एमबीबीएस ही एमबीबीएस था बस, और कुछ नहीं था। और कुछ जिंदगी मर जाओ उसके बाद। एक और चीज़ भी थी, इंजीनियरिंग। हाँ, यूईटी वाली, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तब थी। नहीं, मेडिकल वाली साइड। जी जी, उसमें सिर्फ MBBS। मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेडिकल में या तो MBBS में चले जाओ या मर जाओ। सही है। सुसाइड करना आसान था उस टाइम पे। अब तो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उस टाइम पे कोई अवेयरनेस नहीं थी, टीचर्स को भी नहीं थी, स्टूडेंट्स को फिर कहाँ से आनी थी, पेरेंट्स को कहाँ से आनी थी। एक सिर्फ MBBS का बना हुआ था, तो हमें पता नहीं था। लेकिन मेरिट बना, उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी। ज्वाइनिंग इसलिए दी कि देखेंगे अगर रिपीट करेंगे या नेक्स्ट ईयर फिर से एंट्री टेस्ट देंगे। लेकिन जब मैं आया, मैंने यहाँ चीज़ों को देखा, एक्सप्लोर किया, तो पता चला कि ये तो अच्छा हो गया है। ये तो बेहतर हुआ है कि MBBS में नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली मेरा इंटरेस्ट MBBS में भी, मेडिकल में था ही नहीं, मतलब MBBS में भी नहीं था। तो इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट मेरा माइंड था, तो इसलिए मेरे लिए डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा है ना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की अल्लाह ताला ने। मेरी तरफ से कोई इसमें नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसमें जो भी है। आपने फिर डेंटिस्ट्री, आप मेडिकल कॉलेज में आ गए। और ये मेडिकल कॉलेज का सफ़र कैसा रहा? कैसा सफ़र? जो 5 साल का एक सफ़र होता है। नहीं, इसमें बड़े अप्स और बड़े डाउन्स होते हैं। ठीक है। जो सफ़र होता है ख़ास करके हम लोगों के लिए ना, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बहुत मेमोरीज़ हैं, और अभी भी जाते हैं, गुजरते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और निश्तर का माहौल बहुत अच्छा है। और आपने निश्तर से किया? हाँ, निश्तर से। निश्तर का माहौल बहुत फ्रेंडली, बहुत मज़े का है। मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट जो हैं वहाँ पे ये माहौल होगा कि यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है, निश्तेरियन। ठीक है। अब अगर निश्तर में एक प्रोफेसर भी है और एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी है, वो दोनों निश्तेरियन है। ये एक चीज़ उन दोनों को
कॉमन कर देती है, अच्छा, अगर वो निश्तर का है तो। अगर वो और वो मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि आपके अपने ही निश्तर के जो स्टूडेंट्स होते हैं बाद में वो वहाँ पे वो पसंद करते हैं ना, निश्तर छोड़ना नहीं चाहते, निश्तर को कोई छोड़ना नहीं चाहता ना, असल में ये है। तो मेजॉरिटी जो है वही बताया ना, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी यादें होती हैं, फिर बंदा दोबारा मतलब आप अल्लामा इकबाल में पढ़ रहे हैं आप नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है इधर। अच्छा, क्या तो बताएंगे ज़रा? उसका फ़र्क ये है कि आप अब तो शायद चेंज हो गया चीज़ें, जब हम थे तब था फूलिंग होती थी, जूनियर और सीनियर का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा, ठीक है। मतलब जूनियर जो है ना वो सीनियर, चाहे जितना भी सीनियर है वो भाई होता था, ठीक है, कोई सर वाला मामला नहीं था। तो अब भाई से कैसे बात करते हैं, ठीक है ना, तो अब वो जो इंटरेक्शन है। लेकिन आम तौर पे कंसेप्ट तो ये है कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो रैगिंग होती है, जो फूलिंग होती है, वो बड़ी खौफनाक किस्म की होती है, जो नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होती। अच्छा, तो ये तो अच्छा इकदाम है, अगर नहीं हो रही, आपको क्या लगता है ये अच्छा स्टेप है? अच्छा, बहुत अच्छा है। मैंने फूलिंग कभी नहीं की। अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो हमारी करनी चाहिए, हल्की फुल्की करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में तो हमारी हुई थी फूलिंग, और सेकंड ईयर में जो है ना मैंने फूलिंग की थी थोड़ी बहुत, जैसे होती है ना इंटरेक्शन के तौर पे। लेकिन थर्ड ईयर में मुझे वो भी मैं छोड़ गया था करना, क्योंकि मुझे फिर बाद में समझ आया कि यार ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं हो रही फूलिंग। फिर इंटरेक्शन कैसे हो पाता होगा सीनियर्स के साथ? तो नहीं हो रहा ना। अब देखिए, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ठीक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिसके साथ आपका कोई मेमोरी नहीं क्रिएट हुई, आपका बाद में राब्ता नहीं रहेगा, चाहे बुरी या चाहे अच्छी। बुरी भी होती थी ना, सीनियर सॉरी करते, यानी लिमिटेड वे में होनी चाहिए। हाँ, लिमिटेड वे में होनी, इंटरेक्शन होना चाहिए। सही है। अच्छा, कहीं कोई ऐसा पॉइंट जब आप ये BDS कर रहे थे, तो उसमें कहीं ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगा हो कि यार BDS मेरे लिए नहीं है? हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा पॉइंट आया। ठीक है, बताएंगे। जब पेपर एग्ज़ाम करीब होते थे, लगता था छोड़ दे बंदा इसको, क्योंकि वो स्ट्रेस का टाइम होता है बेसिकली। और जब आपको लगता है कि यार पता नहीं अब, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको लगता है यार किस जगह पे फंस गए है, ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो बाकी जो इसका काम है वो बड़ा मज़े का है। हाँ। और जब आप एक पेशेंट को ठीक करते हैं, पेशेंट आपकी वजह से एक उसकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो बेहतर होती है, ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये जो प्लेयर है, ये फिर आपको इंगेज रखता है, ये आपको मज़ा देता है। इसमें तो कोई शक नहीं, खिदमत खल्क तो है ही है। ये एक प्रोफेशन, बहुत अच्छा प्रोफेशन है और दुनिया का लीडिंग प्रोफेशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, जॉब्स का ना होना, फिर आजकल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब है। मेडिकल कॉलेजेस के जो सिचुएशन है उसमें एडमिशन्स भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो कहानी किसी और तरफ जा रही है। लगता है कि आने वाले दौर में ये मेडिकल कॉलेजेस खाली हो जाएंगे, डॉक्टर्स इतना प्रोड्यूस हो जाने चाहिए। देखिए, जो चीज़ नेचुरल होती है ना उसको होना चाहिए, उससे हमें कोई। अब देखें, जब एंड्रॉयड आया था तो नोकिया ख़त्म हो गया। अब हम रोते रहे जी, नोकिया बहुत अच्छा मोबाइल था, 1100 होता था, बहुत अच्छा मोबाइल था। अगर हम MBBS और BDS को नोकिया समझ लें तो एंड्रॉयड क्या चीज़ देख रहे हैं आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वही चीज़ बता रहा हूँ। नहीं, मैं रिलेटिव बात कर रहा हूँ। अब होता ये है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ख़त्म हो जाती है या उससे बेहतर चीज़ मिल रही होती है, तो ये नेचुरल ट्रांजिशन होती है कि चीज़ें फिर डिफरेंट हो जाती हैं। मेडिकल का फील्ड कभी ख़त्म नहीं होगा, सही है, ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ की जब आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे, या इसका भी हाल इंजीनियरिंग वाला हो रहा है आजकल। बिल्कुल ऐसे। एक ज़माना था कि जब दुनिया भाग रही थी, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। दो प्रॉब्लम्स सर, दो प्रॉब्लम, एक नहीं हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मेडिकल फील्ड में आपने प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर दी है। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आज भी ओवर प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं गई जितनी पॉपुलेशन है। आपको मैं ओवर प्रोडक्शन क्यों कह रहा हूँ? ओवर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ जॉब्स हुई है, ठीक। मतलब इतनी जॉब्स प्रोड्यूस नहीं हो रही जितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस हुए हैं, इतनी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्रिएट नहीं की गई जितनी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स की गई है। यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन है, ठीक। नीड बेस्ड ओवर प्रोडक्शन अभी भी नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। मैं पिछले दिनों अभी देख रहा था कि अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो पर 1000 जो बेड्स की रेशो है ना, वो 0.39 है। यानी ये तो मतलब ना होने के बराबर है। अपर पंजाब में एज़ कम्पेयर टू लोअर पंजाब कदरे बेहतर है, 1.01 पर बेड आ रही है।
लेकिन अभी भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इसको फिर चलें, वो तो ठीक है, जिसके पास पैसे होते हैं वो MBBS करने के बाद, BDS करने के बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है। मेजॉरिटी ऑफ द यंग डॉक्टर्स जिनके पास वसाइल नहीं होते, जो गवर्नमेंट सेक्टर में MBBS तो कर लेते हैं, BDS तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आकर उनके पास वसाइल नहीं होते कि वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकें। मैंने आपको बताया 2 प्रॉब्लम्स, अभी एक बताई थी, ओवर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जो अवेलेबल हैं वो कम है, लेकिन ओवर प्रोडक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ नीड ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत है बेसिक लेवल पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को ले जाने के लिए। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम है असल जो क्रिएट हुई है वो और वजह है, वो मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। ज़रूर। तो वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूज लेस डॉक्टर्स हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है। ये असल पॉइंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपको लगता है कि इसकी वजह से जॉब्स नहीं है? हाँ, यानी नहीं, जॉब्स इसकी वजह से नहीं है, ओहो जॉब्स तो पहले भी थी, कम थी ना। ये तो देखें, जॉब्स कम है, डॉक्टर ज़्यादा है, तो जॉब्स नहीं। मुझे लेट मी अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे समझना ये एक चीज़ समझनी है। आप स्किल्ड हैं फॉर एग्जांपल, आपके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, जॉब भी नहीं है, देन व्हाट शुड यू डू? देखें, जब आप स्किल्ड होते हैं ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, जब आप स्किल्ड होते हैं तो आपके पास वसाइल आ जाते हैं। ठीक है, वसाइल आप अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आजकल वैसे ही सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ से बंदा, ये सब बकवासियात है। ठीक है, कि जी मैं बहुत काबिल हूँ और बस गवर्नमेंट ख़राब है, हालात ख़राब हैं, मुल्क ख़राब है, बर्बाद हो गया हूँ। ये दुनिया का सबसे, इसको कहते हैं ब्लेमिंग, फॉल्स ब्लेमिंग। हाँ, ब्लेमिंग, इसको ब्लेमिंग, जिसकी मेंटालिटी ब्लेमिंग हो गई है ना, कि बस हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरे पे लगाओ और खुद पारसा बन के बैठे रहो। तो ये, और वो हर नाकाम बंदा यही बताएगा आपको। आप जर्सी से भी पूछ लें तो वो आपको 100 शिकायत बता देगा, गवर्नमेंट की भी, अपने माँ बाप की भी, खुदा की भी। सही है, ठीक है, वो किसी चीज़ से राजी नहीं होगा। उससे बंदा पूछे तुझसे कौन राजी है, तूने किसको राजी किया हुआ है? तो ये बात है, असल में आपकी कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, जब आप खुद कैपेसिटी में नहीं होते, केपेबल नहीं होते, तो फिर आप इल्ज़ाम तराश, आप अपने, कौन कहेगा कि यार असल में मेरा मसला है, मेरा मसला है, तो अगला कहेगा तो ठीक कर, फिर मसला ये सही है, इसको सही कर। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और उसकी वजह ये है कि भाई इतने डॉक्टर, हर बंदे को जब आप डॉक्टर बनाएंगे, जो डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये पॉइंट। अब एक बंदा डॉक्टर बनना नहीं चाहता, उसको डॉक्टर, वो कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। वो ना अपने लिए बेहतर होगा, ना पेशेंट के लिए बेहतर होगा, ना पेरेंट्स के लिए बेहतर होगा। वो बोझ बन जाएगा सोसाइटी के लिए, बल्कि उसने तो सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा बनना था जिसने सोसाइटी के लिए आसानी पैदा करनी थी। अब वो बोझ बना के आपने उसे छोड़ दिया, अब वो बैठा हुआ है। और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स देखने को, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स देखें दुनिया में। जब भी आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो आपको मिल जाती है, और आप अगर ढूंढेंगे ना बहाने, तो वो भी मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो डॉक्टर्स का आजकल मसला है, ये चाहे इंजीनियर्स का भी है, किसी का भी है, टीचर्स हैं, चाहे नाई है, ठीक है, चाहे मोची भी है। जूता अच्छा अगर सी लेता है ना, तो मोची के पास भी लाइन होती है। बाल अगर अच्छे काट लेता है तो लोग हैं अपॉइंटमेंट्स लेते हैं बार्बर से, ऐसे नहीं लेते? बिल्कुल लेते। तो क्यों लेते हैं? नाई हालांकि रोते हुए आपको मिल जाएंगे। तो असल बात है आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी वैल्यू, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है यहाँ डॉक्टर्स के पास। सेल्फ वर्थ जो है ना, सेल्फ वर्थ, वो क्या कर सकते हैं? अब असल में जॉब्स जो है ना, जॉब्स होती है कि मैं अब किसी को जॉब देता हूँ, अगर फ़र्ज़ किया, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए ये क्या फ़ायदेमंद है, मैं इसे देता हूँ पैसे, फ़र्ज़ किया, तो मेरे लिए क्या कर सकता है? सही है। जब अगला बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, डिग्री लेके बैठा हुआ है, ये है मेरे पास बस, तो मैं उसकी डिग्री का क्या करूँगा? तो फिर आप एक तरह से ब्लेम कर रहे हैं उन कॉलेजेस को कि जो कागज़ का टुकड़ा तो दे देते हैं लेकिन स्किल्ड पर्सन्स नहीं पैदा करते। नहीं, कॉलेजेस का ये काम नहीं है। कॉलेजेस का वैसे देखा जाए अगर डॉक्टर साहब, तो दुनिया में अब हालात बदले हैं, दुनिया में अब एजुकेशन का भी रुख बदला है। अब वहाँ पे चीज़ें बदली इस तरह से हैं कि वहाँ पे अब प्रैक्टिकलिटी की तरफ लोग जा रहे हैं। डॉक्टर्स अगर बन रहे हैं या किसी भी फील्ड में अगर वो प्रोडक्शन हो रही है, तो स्किल्ड प्रोडक्शन हो रही है। हमारे यहाँ अभी भी वही रट्टा सिस्टम है, क्रैमिंग है। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी ऑलमोस्ट वही चल रहा है। तो जब एक क्रैम्ड पर्सन बाहर निकलता है तो उसको तो कुछ नहीं पता होता, तो उसने अगेन दोबारा स्ट्रगल करनी होती है, तो वो फिर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, या वो कहते हैं बस हमने डिज़ाइन प्रोग्रामिंग नहीं होती,
उनकी ब्रेन की वायरिंग नहीं तो कैसे हो? क्योंकि एफएससी में रट्टा लगाया, एंट्री टेस्ट में रट्टा लगाया, आगे भी रट्टा लगाया, और आपने क्रैमिंग के थ्रू डिग्री हासिल कर ली। जब आपने क्रैमिंग के थ्रू डिग्री हासिल की, अगर आप देखें ये जो 5-4 साल का पीरियड होता है ना डिग्री का, इसमें बहुत टाइम होता है आपको। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो वो मौके मुयसर होते हैं मैं बता रहा हूँ कॉलेजेस के अंदर, कौन से कॉलेजेस जितने भी। हाँ होते हैं। क्योंकि ये देखें जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो करिकुलम होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में, वो बहुत अच्छा होता है, क्रैमिंग से नहीं होता पास में। ठीक है। जब तक आपको आएगा नहीं, आप पास नहीं होंगे। ठीक है। ओवर प्रोडक्शन की जब मैंने बात की थी तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं हो रही थी तब स्पेसिफिकली, वो ओवरऑल बात हो रही थी। तो ओवरऑल में आप देखें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पिछले 5 सालों में कितने बने हैं? नहीं, आजकल तो बैन है पाकिस्तान में। अब बैन अब किया है ना, बैन किया तो इतने ज्यादा हो गए थे, बैन करना पड़ा। अब मकसद ये है कि अभी भी जो बने हुए हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करे ना। उन्होंने यही कहा जो है इनको तो संभाल लेते हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, जब पेशेंट क्लिनिक पे जाता है तो वो प्राइवेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है क्योंकि वहाँ पे काम अच्छा हो रहा होता है। लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा काम कैसे कर रहे होंगे? मुझे ये समझाएं ज़रा, मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक पेशेंट है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक पेशेंट हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा किसी प्राइवेट क्लिनिक पे चला जाऊँ, किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाऊँ, और गवर्नमेंट सेक्टर में मैं कोशिश करूँगा ना जाऊँ। लेकिन जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो फिर मैं प्रेफर गवर्नमेंट सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर को क्यों ना करूँ? क्या वहाँ पे अच्छा काम नहीं हो रहा? हो रहा है। मैं तो नहीं करता, ये आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, मेरी इच्छा है। ठीक है, मेरी नहीं है। ओके, बताएं। मैं तो निश्चित में जाऊँगा। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ आम सोसाइटी में ये परसेप्शन है, जिसके पास पैसा नहीं होता या जो लोअर मिडिल क्लास है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ये नहीं मतलब कि जो पैसे वाला है वो नहीं जाता। अच्छा, ये तो आपकी परसेप्शन है, मेरी ये परसेप्शन नहीं है। नहीं, डाटा ऐसा बताता है कि वहाँ पे नहीं, डाटा ऐसा नहीं बताता। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको, असल वजह बताता हूँ। अब निश्तर है, फर्ज किया एक है सिटी हॉस्पिटल, ठीक है, या कोई भी और हॉस्पिटल है प्राइवेट का, ठीक है। अब निश्तर हॉस्पिटल पे बर्डन आपको पता है कितना है इस टाइम? ठीक है, ओवर बर्डन। डॉक्टर्स वही हैं, ठीक है, ओवर बर्डन का मतलब क्या है कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज को चेक करने के लिए 24 घंटे तो लिमिटेड। मैन पावर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की एज ए होल पूरे मुल्क में कमी है। अब निश्तर तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया ना, ठीक है। अब उसके ऊपर लोड कब कम होगा? जब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निश्तर के फेजेस होंगे एक तरह से, मतलब निश्तर के उस लेवल के उस लेवल कैपेसिटी के हॉस्पिटल्स होंगे, तो फिर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा लोड डिवाइड नहीं हो रहा, लोड बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। निश्तर कब बना था? 1950s में बना था पहला हॉस्पिटल, तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद सरदार अब्दुर्रब निश्तर ने बनाया था। अब वो उस वक्त का बना हुआ है, वो तब की पॉपुलेशन को केटर करने के लिए बनाया गया था। अब 70 साल गुजर चुके हैं, अब 70 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, तो निश्तर के लेवल के हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए थे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इस ओवर बर्डन होने की वजह से अब लोगों को वो तवज्जो नहीं मिल पाती जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल पाती है, क्योंकि वो तो पैसे वाला ही आता है, गरीब तो आ नहीं सकता उधर। यहाँ पे ये बात तो हो गई क्लियर, मैं यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हूँ। अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, जब हम कॉलेज की तरफ जाते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी तो स्टूडेंट पैसे दे के पढ़ने जा रहा होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी गवर्नमेंट सेक्टर के बजाय। क्या ऐसा है या नहीं है? ये मेरी नहीं है, मतलब लोगों की परसेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक। गवर्नमेंट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा कर सकती है, प्राइवेट बंदा नहीं करेगा कभी इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसकी दूसरी वजह तो सुन लें। दूसरी वजह ये है कि असल में डॉक्टर जो बनता है ना, वो पेशेंट से बनता है, ठीक है। एक वार्ड है, उसमें 100 पेशेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। जब राउंड होगा तो 100 पेशेंट की 100 डिजीज डिस्कस हो गई 2 घंटों में, 3 घंटों में राउंड हो गया, ठीक है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक डॉक्टर राउंड हो रहा है, टोटल पेशेंट ही 9 पड़े हुए हैं, 200 कहाँ 9 कहाँ। अब मुझे बताएं, जो 200 का राउंड करके आया, वो 9 का राउंड करने वाला 1 महीने में जो लर्न करेगा, या 2 महीने में, या शायद 6 महीने में, वो 2 दिनों में करके उसकी पर्सनल लर्निंग गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा हो रही है, लेकिन होती है। अगर हम थोड़े लोगों को इलाज कर रहे हैं उनका, थोड़े लोगों का, तो वो तवज्जो फिर ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होती होगी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। अगर वहाँ पे 100 बंदा पड़ा हुआ है तो ज़्यादा तवज्जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ चीज़ें हैं, एक तो लोगों को ओवर एक्सपेक्टेशन होती है। ओवर एक्सपेक्टेशन ये है कि वहाँ पे काउंसलिंग का टाइम नहीं है। प्राइवेट गवर्नमेंट में बनाया जा सकता है, इसको भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन नहीं हो रहा।
क्योंकि किसी को फेस ठीक नहीं करना गवर्नमेंट का, क्योंकि किसी का अपना इंटरेस्ट नहीं है ना, किसी भी डॉक्टर का किसी का भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। गवर्नमेंट में काउंसलिंग नहीं है पेशेंट की, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास टाइम नहीं है कि वो मरीज़ को समझाए, उसके सवालात के जवाब दे। इलाज वो कर रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं जब तक मैं इसको आधा घंटा लेके समझाऊंगा अगले कितने मरीज़ पड़े हुए हैं, उसका माइंड उधर होता है। वो कहेगा यार बीबी जवाब इलाज हो रहा है, मुझे अगले पेशेंट पे जाने दो। सही है। वो स्पीड में रहेगा, और उसका जो मेंटल स्टेटस होगा बड़ा वो स्पीड आने की वजह से स्ट्रेस में होगा। डॉक्टर स्ट्रेस्ड है, ओवरवर्कड है, अंडर पेड है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आज अब मैं आपको बताता हूँ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग 24 घंटे की आपकी ड्यूटी होती थी। अब मुझे बताएं, एक इंसान 24 घंटे ड्यूटी कर सकता है? 12 घंटे भी नहीं कर सकता। और जब वो पेशेंट ट्रीट कर रहा हो तब नहीं कर सकता। कैपेसिटी होती है ना, फिजिकल कैपेसिटी नहीं है इंसान की कि वो इतनी ज़्यादा अच्छा वर्क। मैं करता हूँ ना क्लिनिक, मैं 6 घंटे मैक्सिमम करता हूँ, और पेशेंट को टाइम देता हूँ। मैं एक पेशेंट को आधे घंटे से घंटे का टाइम देता हूँ सिर्फ चेकअप का है, तो तब मैं उसको मुतमईन कर पाता हूँ, जो मेरा ख्याल है, ठीक है। अदरवाइज आप चेक ही नहीं कर सकते ठीक से। तो जब आप इतना स्ट्रेस में होगे, आपकी नींद पूरी नहीं है, आपका खाना पूरा नहीं है, माहौल ऐसा दिया गया है कि इतना स्ट्रेसफुल है, पेशेंट आपको मारने के लिए भी खड़े में है, ठीक है ना। आपको अक्सर मोबाइल पे वीडियोस आजकल बनाना लोग शुरू कर देते हैं, तो बड़ा स्ट्रेस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स की हालत है वो बहुत बुरी है, और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से कर सकें। अंडर पेड है, तनख्वाहें तो पता करें कितनी है, और उसके बाद उनकी जो आप यंग डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, हाँ, जो अंडर पेड हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स ही हैं, और कौन संभाल रहा होता है हॉस्पिटल को? नहीं जाहिर है उसमें सीनियर फैकल्टी भी, सीनियर फैकल्टी आती है, राउंड करके चली जाती है ना। पेशेंट से 1-on-1 जो लड़ भिड़ रहे होते हैं, जो मेडिकेट कर रहे होते हैं, जो सारा कुछ जो ड्यूटी पे रहते हैं 24 घंटे, वो तो यंग डॉक्टर्स हैं ना सारे। सही है। ये हाउस ऑफिसर्स हैं या PGRs हैं, रेजिडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो संभालते हैं। तो इसलिए ओवरबर्डन, बेसिकली ओवरबर्डन जब भी मुल्क में भी, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही कि हमारा मुल्क सारा ओवर पॉपुलेटेड है एज कम्पेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। अब आप देखें, थाना वही खड़ा हुआ है, आबादी कितनी बढ़ गई है। वो जो 10-12 पुलिस वाले थे, वो कैसे अब कंट्रोल करें? दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो हमें भी डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। एक से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जहाँ पे एक थाना पहले कवर करता था एरिया, वहाँ पे दूसरा होना चाहिए था, तीसरा होना चाहिए। पॉपुलेशन के उस लिहाज से होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे एरिया के लिहाज से तो नहीं। अब एक जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो बढ़ाने चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ा रही गवर्नमेंट के पास ये नहीं कि फंड, उधर भी मसले हैं, फिर उधर भी मसले हैं। अगर हम देखें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा क्यों नहीं बन रहा, तो गवर्नमेंट के पास फिर फंड्स के मसले आ जाते हैं। वो अपना रोना बैठते हैं कि यार कहाँ से लाएं। पहले हम IMF से नहीं छूट पा रहे, IMF मजीद कह रहे हैं कि हेल्थ से, एजुकेशन से पैसा निकालो। डालने की बात तो और है, वो तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सही है। हाँ, चले प्राइवेटाइजेशन में हम बात करेंगे बाद में। अच्छा, आपकी वैसे यही ख्वाहिश है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी केटरिंग हो? नहीं ना, मेरी ख्वाहिश नहीं, मतलब मैं सिर्फ परसेप्शन लोगों की नहीं, मेरी तो इंशाल्लाह प्राइवेटाइज हो जाएगा, निश्चित भी प्राइवेट हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। मेरी जाती इसमें कोई वो नहीं था परसेप्शन। नहीं ऐसा है, मैं तो बेसिकली नेशनलाइजेशन के हक में हूँ, चीज़ों को नेशनलाइज्ड होना चाहिए। मैं नहीं, और वहाँ पे फिर चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। खैर मतलब ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दें तो वो अच्छे से परफॉर्म करती हैं। बिल्कुल। तो चाइना को अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट नेशनलाइज्ड हैं चीज़ें, जहाँ पे एक अगर आपकी कोई कंपनी गिरने लगती है तो गवर्नमेंट उसे परचेज कर लेती है और वो उसे खड़ा कर लेती है। खैर हर मुल्क का अपना एक क्राइटेरिया होता है, वो अपने तरीके से काम करता है, अपने तरीके से काम। चाइना का मॉडल डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, करने पे आए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर आपने भी जॉब की तलाश शुरू की होगी, तो वो जॉब मिली और वो स्ट्रगल थोड़ी सी बताएं कैसी करनी पड़ी आपको? जॉब मैंने असल में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी। जब यहाँ पे ग्रेजुएशन बंदा करता है ना, तो उसको पता चलता है यार नहीं, ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड वो नहीं है कि आप प्राइवेट क्लिनिक को में परफॉर्म कर सकें अच्छे से, तो आपको लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। फिर मेरी स्पेशलिटी है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, तो मैंने वहाँ परसू करना था। तो मेरे लिए ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, किसी भी पेरिफेरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, ठीक, वो लाजमी था। वो पहले बनाई थी इन्होंने पॉलिसी कि जब गवर्नमेंट में डॉक्टर्स कम थे और कोई भी जॉब करने के लिए पेरिफेरीज में गाँव में जाता नहीं था, ठीक है, और जो जाता था छुप के रहता था, किसी को बताता भी नहीं था कि मैं पेरिफेरी में हूँ,
एक शर्म की बात होती थी कि यार गाँव में गया हुआ है। तो फिर उन्होंने पॉलिसी बनाई कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन भी नहीं मिलेगा जब तक आप 6 महीने का एक्सपीरियंस वहाँ से नहीं लेके आएंगे। एक तरीका था, अच्छा तरीका था, पेरिफेरी जैसे ठीक है मतलब got your हाँ, point. वो जैसे वो THQs हैं, BHQs हैं, RHCs हैं, वहाँ पे आपका जॉब का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वो फिर डॉक्टर चले गए भाई उधर करो, फिर मेरिट बन जाता था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू। तो उसके लिए मुझे जो है ना जॉब ढूंढनी पड़ी और मेरी झंग हुई थी। ओके, झंग में मैंने 1 साल THQ हॉस्पिटल में जॉब किया। ठीक। तो फिर मैं वापस निश्चित फिर से आ गया था FCPS के लिए। ठीक है। हाँ फिर आपने FCPS भी कंप्लीट कर लिया हाँ। और उसके बाद फिर आपने जॉब कंटिन्यू की वहाँ पे? नहीं नहीं, मैं तो रिजाइन कर वो रिजाइन फिर उसके बाद ट्राई की जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब की ट्राई क्यों नहीं किया? मैंने तो प्राइवेट की भी ट्राई नहीं की, ना गवर्नमेंट की। प्राइवेट की तो खैर समथिंग एल्स है। हमारे हाँ जो कंसेप्ट है आमतौर पे, हमारे देहात का जो कंसेप्ट है आमतौर पे कि आप गवर्नमेंट के दामाद बन जाएं, गवर्नमेंट जॉब कर लें। नहीं, गवर्नमेंट की भी मैंने ट्राई नहीं की और गवर्नमेंट की वैसे जॉब जितनी आई भी नहीं है। एक दफ़ा आई हुई थी लेकिन मैंने वो अप्लाई नहीं किया। हाँ, PPSC वाला आई थी, मैंने अप्लाई नहीं किया। जॉब जो है ना अब चेंज हो चुका है जो मेरा तरीका। मैं पहले भी यही बात की थी कि जब आप सेल्फ डेवलपमेंट या वैल्यू अपनी पर्सनैलिटी में डालते हैं ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की। बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है। और जॉब जो है वो जॉब करना एक आपकी मजबूरी हो सकता है। ठीक है, चले मजबूरी है तो मजबूरी में करना जॉब एक अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एम्बिशन एज एन एम्बिशन आप जॉब को नहीं देखना चाहिए आपको। ठीक है, यानी अगर मजबूरी में करना पड़ जाए तो करें, अदरवाइज है ना अपना काम करें, अदरवाइज काम अपना करें। फिर आपने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया? हाँ, वो तो पहले से चल रहा है। वो पहले से चल रहा था? क्या मतलब कब स्टार्ट किया था आपने क्लिनिक? तो मैंने जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, लाइसेंस आया था, मैंने क्लिनिक बना लिया था। फिर आपने क्लिनिक बना ली थी? कितने पैसे लगे थे उस टाइम क्लिनिक बनाने में? उस टाइम तो मेरी जो पहली तनख्वाह आई थी ना हाउस जॉब की, 30,000 मेरे ख्याल से थी लगभग। तो 30,000 एडवांस दे के ये कब की बात है? ये 2017 की बात है मेरे ख्याल। ठीक। तो वो जो 30,000 पहले महीने की तनख्वाह थी ना, वो मैंने इकट्ठी करना शुरू की थोड़ी बहुत। तो वो एडवांस दे के मैंने क्लिनिक का सामान परचेज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और मैंने जो पहला क्लिनिकल सेटअप बनाया था वो सिर्फ 3 लाख में बनाया था, जिसकी मैंने इनिशियल पेमेंट सिर्फ बता रहा हूँ आपको 30,000 की थी। अच्छा। अब आप पहले कह रहे थे ना कि इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर क्लिनिक बनती है, ये बकवास है। यानी आपने वो जो इनिशियल पेमेंट की थी 30,000, 30,000 ओनली। ओके। हाँ। वो 30,000 आपने दे दी और आपको फिर सामान मिल गया और फिर आपने पैसे ऐसा ऐसा चुकाना शुरू कर दिया। वो और ये मिल जाता है मेरे ख्याल से तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, आपको अगर मिल गया तो हाँ, तो मैं अपनी बता रहा हूँ अब। तो वो कर लेते हैं, मामलात होते हैं, इनिशियल पेमेंट पे करके आप कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप अब अगर देखें तो अब मेरा जो क्लिनिकल सेटअप है, सिर्फ अगर इक्विपमेंट की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ का होगा। जो इक्विपमेंट्स आपके पास मौजूद है? जो मेरे पास मौजूद है क्लिनिक। वो इस वक्त आपके ही हैं या अभी भी पैसे देने हैं? अभी पैसे नहीं देने। अच्छा, वो सारा आपका? और ये सिर्फ टाइम गुजरा है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स। यानी 10 साल में आपने यूँ समझे कि 10 भी पूरे नहीं हुए ना, 8 to 9 ईयर्स। ठीक है, उसमें आपने सारा सामान अपना खुद बना लिया? हाँ, बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे यहाँ मुल्तान में है सेटअप सारा। ठीक है, और आप समझते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए? तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना? बजाय गवर्नमेंट जॉब ढूंढने के या प्राइवेट जॉब ढूंढने के। देखें, गवर्नमेंट जॉब एक सीढ़ी के तौर पे आप ज़रूर लें, एम्बिशन नहीं होना चाहिए, टारगेट नहीं होना चाहिए। रास्ता तो आप लें ना, ठीक है। अब पेट्रोल के बगैर आपकी गाड़ी नहीं चलती, फ़र्ज़ किया, तो मकसद पेट्रोल तो नहीं है ना, मकसद तो कहीं पहुंचना है ना गाड़ी पे चढ़ के। ऐसे ठीक है ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह गार्ड पेट्रोल करके तो कोई नहीं कहता ना कि पेट्रोल बस मिल जाए आपको, तो वो आग भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, वैसे ये बताएं कि आमतौर पे सोसाइटी में क्या कॉन्सेप्ट है कि MBBS करना चाहिए या BDS करना चाहिए? अब तो दोनों से ही लोग तंग हो रहे हैं ना, वैसे अगर देखा जाए जो इमेज बन गया। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना देखिए, मैं इस पे ये है कि आपकी पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। आप वो बहुत स्टूडेंट की या आपकी बात नहीं हो रही है, जनरल एक बात हो रही है कि लोग अभी भी MBBS को प्रेफर करते हैं या BDS की तरफ भी लोगों का रुझान ज़्यादा आ रहा है? अब तो ज़्यादा हो गया। मेरा एक जूनियर है, उसने अभी, बल्कि 2-3 जूनियर्स हैं, उनका MBBS में बना था और उन्होंने MBBS को छोड़ के BDS को सिलेक्ट किया। निश्तर में पढ़ रहे हैं, मैं आपको मिलवा दूंगा आपसे। अच्छा, ठीक है। रीज़न क्या थी? रीज़न ऑब्वियस रीजंस हैं।
वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस? वो वही पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ ना। अब एमबीबीएस में आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। वैसे एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न्ड, अब जो सबसे वो कहते हैं ना हाईएस्ट जो पेड या महंगा जो डॉक्टर होता है वो बीडीएस का डॉक्टर होता है शायद। ये भी नहीं। अच्छा, ये देखिए ये सारी चीज़ें ना रिलेटिव है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। ठीक है कि आप पैसे के लिए अगर बीडीएस में आ रहे हैं तो पैसा नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप इंटरेस्ट लेके बीडीएस में आ रहे हैं तो पैसा बन जाएगा आपका। ये तो खैर हर फील्ड के साथ है। अगर आप यही सेम गोज फॉर हेयर। अब एमबीबीएस में अगर आप जाना नहीं चाहते और आप चले गए हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो फिर बहुत पैसा है। अब एमबीबीएस करके काफ़ी लोग बाहर गए में हैं या इधर भी हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सही है। पहली बात तो यह है कि पैसा भी वही फिर से एक स्टेयर का काम करता है, सीढ़ियाँ होती हैं। पैसा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद जो है ना आपकी इंटरेस्ट, किस लिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपको इंटरेस्ट होता है ना तो फिर उस पर आप टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप एक वैल्यू आपके अंदर आती है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक डेवलपमेंट आती है कि जिसके नतीजे में आप उस काबिल बन जाते हैं कि फिर पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं होता। पैसा खुद ब खुद आ रहा होता है। सही है, ठीक है ना। लेकिन जब आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। आपकी तवज्जो पैसे की तरफ होगी तो वो पैसा ऐसे नहीं आता। पैसे के बारे में, पैसा कॉम्पिटेंस से आता है। पैसे के बारे में सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव? पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है। एक मुसलमान के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर ट्रंप मुसलमानों को कान से पकड़ के जहाँ घुमा रहा है और ये घूम ही जा रहे हैं हमारे लोग, पैसा है ना उसके। पैसा तो गल्फ कंट्रीज के पास में तेल है ना। देखें, तेल है ना, पैसा तो नहीं है ना। अब उस तेल को मैनेज करने के लिए कॉम्पिटेंस चाहिए, वो नहीं है। कॉम्पिटेंस तो अमेरिका के पास है ना। उनके पास कॉम्पिटेंस क्या कैसे आई? उन्होंने अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया ना। अब इस टाइम देखें ना, अब सऊदीया के साथ जो हशर हो रहा है, सऊदीया नहीं वैसे सबके साथ, गल्फ के साथ, इसमें जो एक पॉइंट मुझे समझ आता है वो ये है कि अगर डीलिंग डॉलर्स में ना हो रही होती तो फिर भी तो क्यों हो रही है? हाँ, ये क्यों हो रही है? वो देखें पावर में है ना, वो लीड कर रहा है ना वो। हाँ, तो आप लीड करें। जो पावरफुल होता है, जिसके पास ताकत होती है, चलती भी उसी की है, जुबान भी उसी की होती है, पैसा भी उसी, मुझे बताएं, करेंसी भी उसी, बगैर पैसे के, चलें ठीक है, सिर्फ पैसे से पावर नहीं आती, बगैर पैसे के पावर आ सकती है? नहीं, पैसा जरूरी है पावर के लिए। फिर नेगेटिव आप पैसे को कैसे ले सकते हैं? फिर तो ये सबसे बड़ा टूल है आपका। सही है। आज के लिहाज से मुसलमान के पास सबसे पहला जो टूल है ना वो पैसा है, क्योंकि पैसा इनके पास कम है। उस पैसे की कमी की वजह से फिर बहुत सारे और भी मसाइल पैदा हुए हैं। पैसे से कॉम्पिटेंस आती है। ये नहीं कि पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, गलत काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपका गोल जब बनता है ना, मैं कह रहा हूँ पैसा ज़रूरी है। सही है। पैसा, फिर से वही बात कि पैसा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान के लिए क्यों ज़रूरी है पैसा? क्योंकि पैसे के बगैर आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनको आप कॉम्पिटेंस नहीं दे सकते। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, पढ़ाने की बात अगर आई है तो मुझे ये बताएं, आज की जो जनरेशन है जिसे हम जनरेशन जी कहते हैं, मतलब साथ साथ अल्फ़ा भी जुड़ी आ रही है, आज के जो बच्चे हैं, जो 17 साल के, 15 साल के, 18 साल के बच्चे हैं, अगर हम अपने ज़माने में देखें, हम जब 17-18 साल के थे तो हमें तो पैसा कमाने की भनक भी नहीं थी, तो वो आजकल पैसा बड़ा कमा रहे हैं। और एजुकेशन यानी तालीम इतना ज़्यादा उसकी तरफ नहीं जा रहे, वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे, और वो यहाँ से सोशल मीडिया से और दूसरे जो ई कॉमर्स है वहाँ से पैसा उनको कमाने के सोर्सेज मिल गए, तो वो पैसा कमा रहे हैं और इधर जा रहे हैं। तो एक तरह से फिर एजुकेशन तो वो फिर मीनिंगलेस हो गई हमारे लिए। यानी जो पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। एजुकेशन तो एक समथिंग एल्स है ना, वो तो एजुकेट करना होता है ना, वो तो आपके, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं तो सिस्टम में नहीं रहना चाहते ना। हाँ, वो सिस्टम से बाहर, आपके सिस्टम में है ही कुछ नहीं, ऑफर ही कुछ नहीं कर रहा। आपके सिस्टम ने कौन सा ऐसा फिजिस्ट पैदा किया है जो दुनिया में इस टाइम लीड कर रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न और भी है। एक तो सिस्टम का भी फ्लॉ है, दूसरा ये है कि मुआशरा भी ऐसा नहीं है कि जो आइंस्टाइन जैसा बंदा बर्दाश्त कर सके। क्यों? इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है। आप ओपनली क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप ओपनली बात नहीं कर सकते, आप अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। जो अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, मतलब एक यहाँ पे परवेज़ हूद भाई का नाम सुना होगा आपने, इस्लामाबाद वाली साइड पे, मैं भी सोशल मीडिया पे उन्हें देखता रहता था, तो उनके हवाले से भी नीचे अगर हम कमेंट सेक्शन में जाते थे तो देखते थे, एक क्या कह लें कि
गुबार सा भरा पड़ा होता है लोगों के यहाँ, और वो गालियाँ निकाल रहे होते हैं, कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कह रहा है, वगैरह वगैरह इस तरह से। क्या वो गलत कह रहा है? फिजिक्स गलत कह रहा है? आप फिजिक्स के हवाले से, मतलब वो बहुत सी ऐसी साइंस की चीज़ें होती है ना जो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही होती है ना। फिजिक्स हर्ट करती है आपके साइंटिफिक? बाबा साइंस की बात हो रही है। नहीं, साइंस तो हर्ट नहीं करती। अच्छा ठीक है। जब साइंटिफिक, अब वो साइंस का बंदा है ना, फिजिसिस्ट है ना, ऐसे ही है मेरे ख्याल में, तो वो स्टूडेंट है उनके जो डॉक्टर अब्दुल सलाम उनके, तो वो मेरा ख्याल है जहाँ पे मैं उनकी कंट्रोवर्सी देखता हूँ ना, वो रिलीजन पे बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अनफेयर है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं साइंस और रिलीजन एक दूसरे के साथ आ टकराते हैं? नहीं, टकराना भी चाहते हो फिर भी आ टकराते? नहीं टकराते, नहीं टकराते। साइंस तो बिल्कुल ही नहीं टकराती रिलीजन से। अच्छा, साइंस तो बिलीफ पे बात ही नहीं कर रही, समझ, उसका सब्जेक्ट ही नहीं है बिलीफ, और रिलीजन है ही बिलीफ। ठीक है। तो साइंस का काम ही नहीं है रिलीजन को डिस्कस करना। मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो जो है ना, वो साइंस वालों को जब ये लगेगा कि रिलीजन है ही नहीं, तो ये उनका काम ही नहीं है कि है या नहीं है। उनका काम है साइंस को डिस्कस करें, वो साइंस को एज एन इंस्पिरेशन लेके चले ना, ठीक है ना, तो फिर आगे पता चलेगा कि वो उनको, और ये कोई वो नहीं है असल में। एज एन मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारा जो स्ट्रक्चर है, एजुकेशन स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, डिज़ाइन बाय डिज़ाइन ऐसा दिया गया स्ट्रक्चर, ताकि ये ऐसे ही जाहिल रहें, स्टूपिड रहें। किसने? और जो हमें आज़ाद करके गए हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दी है, और अभी तक वही सिस्टम जा रहा है आपका। ठीक है, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम को देखें, मुसलमानों का सिस्टम अपना है ना एजुकेशन का, इस सिस्टम में आपको कुछ नहीं मिलता। आपका वकील बन के उसको कुछ नहीं आता, आपका टीचर बन के उसको कख का पता नहीं होता, आपके हिस्ट्री के, जियोपॉलिटिक्स के टीचर्स को कुछ पता नहीं होता जियोपॉलिटिक्स में दुनिया में क्या हो रहा है इस टाइम, ठीक है ना। अब आपके सिस्टम ही ऐसा डेवलप्ड है, आपका सबसे, मुझे ना ये आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि बिजनेस पढ़ाया जाता है, मतलब एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है कि बिजनेस कैसे किया जाए, जबकि उसने आज तक कभी बिजनेस नहीं किया। तो यही तो मसला है ना, हर जगह यही मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़, वैल्यू कोई नहीं है ना। सेल्फ, अब देखें, आप डिग्रियां ले लें, प्रोफेसर बन जाए, बकवास है, साथ बकवास भी साथ ऐड कर लें प्रोफेसर के साथ, क्योंकि वो प्रोफेसरी कुछ दे तो नहीं रही ना माशरे को। आपके अंदर अगर सोच डेवलप नहीं हुई, आपको कुछ आता नहीं है प्रैक्टिकल, कोई अप्लाइड कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ बताई जा रहे हैं, और आपको वो जो बताई जा रहे हैं वो भी सही से पता नहीं है। सही है। और ये ज़रूरी है आपको, ये आपके अंदर इनकॉम्पिटेंस होनी चाहिए, तब आप प्रोफेसर बनेंगे। मज़े की बात ये है, अगर आप कॉम्पिटेंट बनना शुरू हो गए तो ये सिस्टम ऐसा है, आपको निकाल फेंकेगा। हाँ सही है। या आप सिस्टम में रह के कॉम्पिटेंट बन नहीं सकते। सही है। ये सिस्टम ऐसा है, सिस्टम का कसूर है। सिस्टम, ऐसे सिस्टम में रहते हुए हमें तरक्की कैसे करनी चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल। तो ये बच्चे ठीक कर रहे हैं ना, बच्चों को कुछ ऑफर नहीं किया ना, जो आप कह रहे हैं ना ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। ई कॉमर्स सीधा है, 2 स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग सीखो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखो, कुछ भी है जैसे वो सीखते हैं, उनको काम मिलता है, उनको पैसा आता है, भूखे बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे यूनिवर्सिटी में जाके। और यूनिवर्सिटी में जाके वो ये भी देख रहे हैं कि जो बड़े हमारे यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं वो रुल रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है अब, ठीक है ना। और ये नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा देखें, पैसा सेकेंडरी है, फिर भी उनके अंदर ऐसे सेल्फ वैल्यू भी कुछ नहीं, झूठ भी वो बोल रहे हैं, तमीज़ भी उनको नहीं है, फाइनेंशियल लाइफ नहीं छोड़े चलो, सोशल लाइफ उनकी नहीं है, पर्सनल लाइफ उनकी ख़राब है। जो आपके प्रोफेसर्स हैं बड़े बड़े, तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी तो एक मंबा होनी चाहिए ना टीचर की, कि वो एक आइडियल हो। फिर उसको आप देखें ना, बात आप मेरी तब सुनेंगे ना जब मेरी शक्ल अच्छी लगेगी, यार ये बंदा अच्छा है, फिर इसकी बात मानते हैं। अब आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो इतनी है कि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपकी कोई ऑनेस्ट पिक्चर नहीं है, कोई फेस नहीं है, तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा और उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। अच्छा ये बताएं कि आजकल इस डेंटिस्ट्री में सबसे जो कॉमन इशू आ रहा है या जो कॉमन पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस चीज़ के आ रहे हैं? सबसे कॉमन मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी जो अब तक की जो रिसर्च है उस पर सबसे जो कॉमन इशू है वो मुंह की इशू की बात कर रहा हूँ। हाँ, डिजीज़ की बात नहीं, जो पेशेंट फेस करता है उसको इशू कहते हैं ना। कंप्लेन, शिकायत क्या होती है? अच्छा, पेशेंट पेन ही नहीं, पेन नहीं है सबसे कॉमन इशू।
अच्छा, मजे सबसे की कॉमन इशू पेन नहीं है? पेन नहीं है, अच्छा, पेन बताएं बताएं। सबसे कॉमन इशू है मुंह की बदबू। अच्छा। हर बंदा बदबू को लेके फिर रहा है, हर बंदे के मुंह से बदबू है, उसकी वजूहात हैं फिर बहुत सारी। हर बंदे के मुंह से क्या मतलब है? मतलब कुछ ना कुछ होंगे जिनका। क्योंकि ओरल हाइजीन जो है ना, मुंह की सफाई, जीरो कंसर्न है लोगों। लोग आप मेरा जो बेसिक मकसद था ना लोगों को एजुकेट करने का, जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने सोशल मीडिया पे तो जो अवेयरनेस देने का जो मकसद था वो ये था कि लोगों को ना, मुंह को तो वो अपने जिस्म का हिस्सा नहीं समझते, दांतों को अपने जिस्म का हिस्सा नहीं समझते। उन्हें लगता है बस अपने बाल हमारे पूरे हों, ठीक है, और कपड़े हमारे बहुत अच्छे हों, गाड़ी बेशक हमारी बहुत अच्छी हो, मुंह को छोड़ो परे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। बस यही प्रॉब्लम है। अब ये जो है ना, मुंह की सफाई, दांतों की इम्पोर्टेंस, ये जब नहीं होगी तो बदबू होगी। अच्छा, कॉमन जो इशू आ रहा है वो मुंह की बदबू आ रहा है। हाँ, तो इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजंस कुछ ऐसी रीजंस है जो मुंह के अंदर मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल बताएं। जो मुंह के अंदर सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मुंह की सफाई नहीं है, दांत को आप साफ नहीं कर रहे, ब्रशिंग नहीं कर रहे। और दांत दो अलग अलग चीजें। हाँ, अच्छा। दांत, मुंह घर है समझे, जिसके अंदर दांत है, जिसके अंदर दांत है। ओरल कैविटी कह लें जिसको। मैं समझ गया। दांत की सफाई की तो बाद में बात करेंगे हम। मुंह की सफाई की बात कर लेते हैं। मुंह की सफाई कैसे की जाएगी? मुंह की सफाई भी उन्हीं चीज़ों से करते हैं ना, जैसे दांत की सफाई करते हैं, मतलब ब्रश है, टूथपेस्ट है, और साल्ट वाटर रिंजेस है, मिसवाक है आपका, हमारी कल्चर। वो दांतों पे मारते हैं ना तो कुल्ली भी तो करेंगे ना, तो कुल्ली करने से मुंह भी साफ हो जाएगा आपका। अच्छा, ठीक है। और मुंह के अंदर जो बेसिक चीज़ है ना, जो बदबू पैदा करती है, बाकी जो मुंह के अंदर चीज़ें हैं ना, जैसे आपकी चीक्स हो गई अंदर वाली, पैलेट हो गया, वो सेल्फ क्लिनजिंग है। वो जब आप खा रहे होंगे, कुछ ना कुछ कुल्ली कर रहे होंगे, फ्लश आउट हो जाता है, बाश आउट हो जाता है। दांतों की सफाई जो है ना, वो बेसिक है, क्योंकि वहां पे फूड इंट्रैप हो रही है, खाना फंस रहा है, वो बदबू का बायस बनता है। यानी अगर दांत की सफाई की जाए तो आपका ख्याल है कि मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी? हाँ, खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गम्स तो जो बहुत सारे लोग, मैंने मुंह की बदबू की बात हो रही है, कुछ एग्जांपल मेरे सामने ऐसी आई हैं कि वो दांत की सफाई भी करते हैं, ब्रश भी करते हैं, स्टिल उनके यहाँ मुंह की बदबू रह जाती है। तो वो यही बता रहा हूँ। अब जब आप सफाई एक अरसे तक नहीं करते तो आपके, नहीं वो डेली करते हैं, चलें डेली करते हैं, तो उसके बावजूद भी ब्रश जो है ना, वो सिर्फ आपके जो खाना फंसा हुआ है आपका, सिर्फ उसी को रिमूव करेगा। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके अंदर जो है ना, गम्स के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, अगर कुछ पत्थर जम जाते हैं दांतों के ऊपर, कैलकुलस जिसे हम कहते हैं, टार्टर कहते हैं, वो जब जम जाता है तो वो आपका ब्रश से नहीं उतरता, उसके लिए आपको डेंटिस्ट विजिट करना पड़ता है। वो डेंटल स्पेशलिस्ट डेंटल क्लीनिंग करते हैं, जिसको स्केलिंग पॉलिशिंग कहते हैं। अच्छा। उसके बाद आपकी बदबू ख़त्म हो जाती है, और वो रेगुलर बेसिस पे आपको हर साल 1.5 साल बाद करानी चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि टेक्नोलॉजी, ज़ाहिर है आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसी फील्ड में आपने कोई मेजर चेंजेस देखी हैं टेक्नोलॉजी में कि जो अभी हुई हूँ और आप भी आपके एक्सपीरियंस में आई हूँ? अब मेजर, अब तो बहुत चेंज हो गया, अब तो सारा कुछ हमारा जो है ना, डेंटिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। डिजिटल का मतलब है अब आपको जो दांत जो बनते हैं सारे, वो डिजिटल डिज़ाइनिंग से बनते हैं, डिजिटल उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा वर्क फ्लो है वो टोटल सॉफ्टवेयर हो गया अगर इस तरह से देखा जाए, और एडवांस्ड मशीनरी आ गई है काफ़ी। तो बिल्कुल है। आपके पास भी एडवांस मशीनरी है? हाँ, हमारे पास है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि कोई इस दांतों को हेल्दी रखने के लिए कोई 2 से 3 कोई गोल्डन रूल बता दें हमें, ताकि ये सुनने वाले सबसे पहला रात के टाइम सोने से पहले ब्रश। आमतौर पर ये कंसेप्ट है ही नहीं, सुबह उठते ही लोग ब्रश करते हैं। गोल्डन बता रहा हूँ ना, रात की बात बता। अच्छा, ठीक। रात को सोने से पहले ब्रश करें, नंबर 1, ठीक हो गया। ठीक है। फ्लॉस करें। फ्लॉस क्या होता है? धागा होता है स्पेशलिस्ट के साथ, जिससे दांतों के दरमियान सफाई की जाती है। इसके अलावा वाटर फ्लॉस, लोग टूथपिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। टूथपिक और फ्लॉसिंग में क्या? नहीं, टूथपिक तो है ना एक नोकीला, समझे, एक लकड़ी का टूल है, बना हुआ टूल है, जो कि दांतों के दरमियान जाता है और जा नहीं पाता। हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्ती घुसाया जाता है। हाँ, और जब ज़बरदस्ती कुछ घुसाएंगे तो गम्स को वो डैमेज करता है। ठीक है। गम्स के कांटे, और बल्कि अगर कोई चीज़ फंसी हुई है, आपने पुश किया, वो मज़ीद अंदर चली जाती है, फिर उसका निकलना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। फ्लॉस क्या होता है? स्पेशलिस्ट किस्म का एक फाइबर का धागा बना होता है जो अंदर जाता है
जेंटली, और दांतों के दरमियान कुछ भी फंसा हुआ है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। उससे भी एक बेस्ट चीज़ है, वो होता है वाटर फ्लॉसिंग। वाटर फ्लॉसिंग ये है कि प्रेशर इरिगेशन से आप दो दांतों के दरमियान सफाई करते हैं। इसको फ्लॉसिंग, वाटर फ्लॉसिंग कहते हैं। टिप होती है, वहां से प्रेशर से ऐसे पानी निकलता है, जैसे गाड़ी नहीं साफ करते आप, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, पानी निकलता तो वो तो स्पेशल जो वो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट वो तो डेंटिस्ट के पास होगा। नहीं, आप ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी ले सकता है। 10-15 हज़ार का मिलता है। अच्छा, आप लेके रखें, रात को सोने से पहले सारे दांतों के दरमियान ऐसे ऐसे कर लें एक दफा। अच्छा, तो आपके दांतों के दरमियान भी कुछ फंसा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। यानी इसका मतलब, अच्छा, तीसरा गोल्डन रूल अभी रहता है, ये दो हर 6 महीने बाद, रात के वक्त ब्रश, दूसरे नंबर पे फ्लॉसिंग और तीसरे नंबर पे हर 6 महीने बाद हमारे पास है। हर 6 महीने बाद डॉक्टर के पास है। हाँ, लाजमी है, क्योंकि अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप नहीं देख सकते। समझ की गया। जो इनिशियल कंप्लेंट्स है ना, वो आपको तब आती हैं जब कैविटी हो चुकी होती है। हम जब देखते हैं तो हमें वो प्रॉब्लम बहुत इनिशियल स्टेज पे नज़र आ जाती है और वो उसी स्टेज पे ठीक हो जाती है। मैं समझ गया। 3 चीज़ें आपने बताई हैं जो गोल्डन रूल हैं। आपने अभी वाटर फ्लॉसिंग का भी जिक्र किया है, फ्लॉसिंग भी है रात के वक्त ब्रश तो ठीक है, हर कोई कर सकता है, फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं। जो वाटर फ्लॉसिंग आप कह रहे हैं, और ज़ाहिर है इससे आपके दांतों की सेहत बरकरार रहती है, तो फिर ये एक लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका तो फिर बेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये शोबा बड़ा महंगा है। और नहीं, ओहो, अच्छा, गरीब शोबे के पास फ़ोन भी है। अच्छा, ठीक है, गरीब शोबे के पास हर चीज़ है। नहीं, ऐसा ही बात नहीं, ये है प्रायोरिटीज़ की बात है। अब वो वाटर फ्लॉसर ना लेना, दूसरा फ्लॉस तो हाँ, दूसरा फ्लॉस ले सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई मसला 3 चीज़ें हैं, इनसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो डेंटल क्लिनिक्स हैं ख़ास तौर पे, ये हेल्थ सर्विस ज़्यादा दे रहे हैं या बिजनेस मॉडल है? डेंटल क्लिनिक्स, ओ यार बेचारे क्या बिजनेस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस। एक डेंटिस्ट ने क्या बिजनेस कर लेना है, वो बेचारा मजदूरी करता है सुबह से शाम तक। नहीं, असल पॉइंट ये है कि वो कहा जाता है कि अननेसेसरी प्रोसीजर्स की तरफ लगा देते हैं, इजंट इट? देखिए, अब हर चीज़ में, हर फील्ड में इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। ठीक है, ठीक है, कि अब हर बंदा बिल्कुल एग्जैक्ट 100% चीज़ें ठीक तो नहीं कर रहा होता। ठीक है, लेकिन आप सबको ब्लेम भी नहीं कर सकते। मतलब इट हैपन्स, हर फील्ड में हैपन, कहीं ना कहीं होता है कि हाँ ये चीज़ें चलती। जो चीज़ ज़रूरी है उसकी जानिब, उसकी बजाय अब देखिए, अब कई विजिट्स करवाना, फिर अननेसेसरी प्रोसीजर की तरफ लेके जाना। इस पे थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि इसकी वजह क्या है। देखिए, एक तो जो हमारा डॉक्टर है ना, डॉक्टर को जो कॉम्पिटेंस है वो सिर्फ स्किल्स में नहीं है। डॉक्टर की जो कॉम्पिटेंस है वो स्किल से ज़्यादा उसके कैरेक्टर में होनी चाहिए। ये उसकी कॉम्पिटेंस ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसकी जो मोरालिटी है वो बहुत हाई होनी चाहिए। उसकी जो मॉरल लेवल है, जो उसके पास जो कैरेक्टर का कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब भी हमारा डॉक्टर इन चीज़ों में लैक करेगा ना, अब डॉक्टर को अल्लाह ताला ने कहाँ पे रखा है, आप ये देखें कि जब आप बीमार होते हैं, बहुत बड़ा प्रोफेशन, ठीक है ना, जब आप बीमार होते हैं तो अल्लाह के बाद आप जिससे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं वो डॉक्टर होता है। ये बड़ी सेंसिटिव बात। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अल्लाह के नीचे कोई काम है जो अल्लाह ने आपको दिया है वो कर रहे होते हैं, और पेशेंट और आपके दरमियान अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। आपकी ऑनेस्टी को चेक करना। नहीं, एक तीसरी हस्ती भी होती है, और वो जिन्हें हम अताई डॉक्टर कहते हैं। नहीं, आप मेरी बात पूरी करने नहीं, मैं बात पूरी करने दें। वो अताई की अभी बात नहीं हो रही, मैं अभी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर, अभी डॉक्टर की आपने बात की है, मैं डॉक्टर का बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स भी ऐसे प्रोसीजर्स जो नहीं होते नीडेड वो कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। जब आपकी मॉरल बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी ना, तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ इसका नुकसान कितना है, मेरा नुकसान डॉक्टर का एज अ डॉक्टर, यानी कि मतलब उसको मटेरियल गेन तो थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन उसका जो लॉस है वो बहुत बड़ा है। जो इमेज है उसका, वो नहीं, इमेज भी शायद, इमेज बाद में आता है। अच्छा, इमेज तो फेक हो सकता है। अच्छा, जो असल चीज़ है वो ये है कि आपकी जो काम आपको अल्लाह ने दिया था, अब वो असाइनमेंट ख़राब कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं। 2 नंबरी। आप अल्लाह ताला से जो की हुई कमिटमेंट है आपकी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर्स की जो कॉम्पिटेंस है वो बहुत अहम है माशरे में। इसीलिए डॉक्टर्स की अब इज्जत भी जो है ना वो ख़राब हो गई है, क्योंकि इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और आप अपने क्लिनिक में अननेसेसरी प्रोसीजर्स की तरफ नहीं लोगों को धकेलते? नहीं, जो टू दी पॉइंट बात होती है वही करते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, इस फील्ड में ओवर ट्रीटमेंट एक रियलिटी है?
हाँ वही ओवर ट्रीटमेंट हो गई, अननेसेसरी ट्रीटमेंट हो गई, क्योंकि उसमें रियलिटी है कि हर जगह रियलिटी है इस फील्ड में। हाँ है, क्यों नहीं है। अच्छा। अब जैसे देखें टीथ वाइटनिंग है, ये प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट की इनसिक्योरिटी को हम कैश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हर बंदा की चिट्टे दांत, स्माइल अच्छी, हर बंदा चाहता है ना। अब जब डेंटिस्ट के पास आएगा, डेंटिस्ट को पैसे नजर आएंगे, उसको चिट्टे दांत चाहिए, हमें पैसे चाहिए। अब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपने कहा ना बिजनेस मॉडल, डॉक्टर बिजनेस मॉडल पे नहीं बैठा होता। यही सबसे बड़ा फर्क है। क्योंकि अब हम अगर एज ए बिजनेस सोचे तो फिर तो ज़बरदस्त है, हर बंदे की टीथ वाइटनिंग करो, ठीक है, और पैसे आते हैं। हम पेशेंट्स को वापस भेज देते हैं कि भाई आप चाह रहे हैं, अब मेरे पास एक पेशेंट है उसकी टीथ वाइटनिंग, वो क्योंकि पिक्चर वीडियोस देख के, मूवीज देख के, वो दांत साफ साफ देख देख के हर बंदे को लगता है टीथ वाइटनिंग मैं भी करा लूँ। अब हमें है कि पैसे आ रहे हैं तो कर लेते हैं। टीथ वाइटनिंग इज अ प्रोसीजर इन विच वी अप्लाई अ केमिकल पेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ टीथ। अब हम दांतों की सरफेस पे कुछ एक केमिकल अप्लाई करते हैं जो कि रिएक्शन के नतीजे में दांतों का कलर तब्दील कर देता है, वाइटिश शेड दे देता है। ठीक है, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। उस वाइटिश शेड के आने के बाद दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। अच्छा। हाँ, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाती है। ठीक है ना। अब जब स्ट्रेंथ लूज होती है, दांत तो वाइट हो गए, पेशेंट तो खुश है। यानी टीथ वाइटनिंग फिर ये एक मिसकंसेप्शन है। यही तो मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा। टीथ वाइटनिंग देखिए, एक स्केलिंग पॉलिशिंग जिसमें हम दांतों की सफाई करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, वो एक अलग चीज है। वो अलग चीज है। एक केमिकल अप्लाई करना जो कि दांत की इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करे, एक तरह का स्टीराइड है। नहीं, स्टीराइड नहीं है वो स्टीराइड नहीं है वो। समझे हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो परऑक्साइड होता है बेसिकली। वो क्या करता है कि जो उसकी ऊपर की लेयर है ना, उसकी, मैं आपको सादा ही बता रहा हूँ कि केमिकल स्ट्रक्चर को तब्दील करता है। ठीक है। जिससे जो पिगमेंट्स होते हैं, उसके जो कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, दांत साफ हो जाता है। जैसे आप ब्लीच करते हैं तो कलर चला जाता है। उससे क्या होता है कि आपका दांत वाइट तो हो गया, सही है, लेकिन इसमें बड़ी केस सिलेक्शन होती है कि ये सिर्फ वो बंदा करवा सकता है जिसके दांत हेल्दी हैं। ओके, यानी ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करे। अब मैं हर बंदे का अगर करना शुरू कर दूं, दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, दांतों को कैविटी लगना शुरू हो जाएगी, और दांतों को वो दांत सारी जिंदगी के लिए बर्बाद करके बंदा बैठ जाएगा। बहुत से डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं। अब जब पैसे आ रहे हों और आपको ये कॉन्फ्लिक्ट हो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे मोरल, आपकी जो कैपिटल है, मोरल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिसाइड करती है कि आपने आप क्या करना है। ये चीज़ है ना, या तो आप उसकी इनसिक्योरिटी को कैश करो, पेशेंट चाहता है, आपको पैसे आ रहे हैं, ये करो। पाकिस्तान में रहते हुए एथिकल ये प्रैक्टिसेस क्या बंदा कर सकता है? कर सकता है क्या मतलब, करनी चाहिए, इसमें क्या मतलब है? अच्छा, हाँ, कर सकना है क्या मतलब? लेकिन सिस्टम है ना, कोई आपको डंडे के तौर पर नहीं, सिस्टम है ना, सिस्टम मैंने नहीं छोड़ा हुआ सिस्टम। अच्छा, छोड़ दें आप। अब देखें, जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब आप अगर करेंगे तो आप अगर अच्छे से जॉब करते हैं ना, आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, ठीक, मेंटल कैपेसिटी नहीं है, ठीक कि आप कोई भी जॉब जब करते हैं, मैं सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर जॉब करता हूँ तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं शाम को फिर जॉब क्लिनिक। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज भी ऐसे फिजिशियंस मौजूद हैं जो 500 रुपये लेकर भी मरीज़ चेक करते हैं, 1000 रुपये लेकर भी मरीज। पाकिस्तान में डेंटिस्ट की इतनी हाई फी क्यों होती है? मैं फ्री चेक कर लेता हूँ आपको। देखिए, चेकअप इज अनदर की अपनी बात नहीं हो रही, मतलब चेकअप, हाँ, चेकअप इज अनदर। तो डेंटिस्ट भी बैठे हैं, उनकी भी 400-500 फीस होती है। अच्छा, उस मसला तो कोई नहीं। पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू दूसरे फिजिशियंस डेंटिस्ट की फ़ीस हाई है, लगता नहीं है? फीस हाई नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स महंगे हैं, मैं बता रहा हूँ, मटेरियल महंगा है, फीस महंगी नहीं है, चेकअप महंगा नहीं है। हमारा जो चीज़ महंगी है वो प्रोसीजर्स है, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोसीजर है हम हाथों से ज़्यादा इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट से करते हैं और मटेरियल से करते हैं। ठीक है ना। और वो मटेरियल सारा हमारा ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड है, और सारी चीज़ें बाहर से हम लेके आते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें बहुत कॉस्ट पड़ती है। और फिर सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो ये है कि हमारा जो काम है ना, बहुत प्रिसीजन और बहुत ज़्यादा फोकस वाला है। सही है, तो इसलिए कॉस्ट आपको लगती ज़्यादा है लेकिन होती नहीं है। दूसरा, जो आपका टूथ है ना, वो देखना कितना है, उसका एरिया तो देखें। अब इतने छोटे एरिया में फिर 3 लेयर्स हैं, उसमें आप हर लेयर में 1 mm पे आप प्ले कर रहे होते हैं। 1 mm के गेम से अगर आप थोड़ी सी ऊपर नीचे जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट ख़राब हो जाता है। सही है,
ठीक है ना, अब 1 mm अंदर चले गए, 1 mm रह गए तो आपका ट्रीटमेंट फेल हो आसानी भी तो है ना, अब डिजिटलाइज्ड हो गई हैं चीज़ें, सिस्टमेटिक है, सॉफ्टवेयर है, अब आपको पता है कि इतना रखना है। आसानी नहीं ना, महंगी हो गए ना, ठीक है, महंगे हो गए ना, ज़ाहिर है वो महंगा तो फिर वही ना, तो चीज़ें महंगी हो गई। तो जब महंगी होती हैं तो फिर साथ हम कॉस्ट तो साथ पेशेंट ने पे करनी है। सही है। हाँ। ये बताएं, सोशल मीडिया जो डेंटिस्ट ख़ास तौर पे आपकी भी अगर हम बात करें तो आप सोशल मीडिया पे बड़े इन नज़र आते हैं हमें, तो ये अवेयरनेस फैलाने की आपकी एक एफर्ट है या आप अपनी मार्केटिंग कोई कल्चर क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, मार्केटिंग कल्चर तो एक और चीज़ होती है, मेरा जो पर्पज़ है वो अवेयरनेस है। मार्केटिंग भी है, इसमें कोई वो नहीं है, और ये बहुत अच्छी मार्केटिंग है। आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। और कितने सब्सक्राइबर हैं उसके? 2 लाख ऑलमोस्ट, 2 लाख के करीब है। अर्निंग हो रही होगी? नहीं, इतनी अर्निंग नहीं है। कितनी हो रही है? मतलब नहीं, कुछ भी नहीं है, डेली के $2-3 आते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। डेली के $2-3 मैक्सिमम $4। $4 को अगर हम 1200 यानी 1000 आपका डेली? नहीं 2-4 नहीं 120 बनते हैं, 1200 नहीं बनते। 2-4 का है, 20-40 नहीं कहा। अच्छा, 4 कितना बनता है? 1200 नहीं ना, 4 है टोटल। $4 अगर आते हैं फॉर एग्जांपल, आप $4 की बात कर रहे हैं? हाँ, $3-4, $2, $4, एक ही कितना बनता है टोटल? $100 बनता है। 300 भी मल्टीप्लाई करें अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में 300 के साथ ज़रब दें तो $4 का मतलब क्या हुआ? हाँ, 1200 दिन का निकलता है। अच्छा, हाँ, यूँ देख रहे हैं, मैं डॉलर नहीं, की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप 50,000 से कम की बात नहीं करते ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अर्निंग नहीं कहते ना, जितनी आप स्ट्रगल करके बैठे होते हैं, जितनी आप बोलते हैं, जितनी आप वो करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, इस तरह काम करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें अर्निंग आपको अभी नहीं हो रही, लेकिन नहीं, अर्निंग कभी भी नहीं होती। कंटेंट 2 किस्म का होता है, एक होता है एंटरटेनिंग, ठीक, एक होता है इन्फॉर्मेशन बेस्ड, ठीक है, अवेयरनेस बेस्ड। अवेयरनेस बेस्ड जितना भी कंटेंट है वो बोरिंग होता है। बिल्कुल ठीक है, और पैसे आते हैं एंटरटेनमेंट पे, और एंटरटेनमेंट में तब आते हैं, मेरी वीडियो में साल बाद 1 मिलियन व्यू आता है, वो भी पता नहीं आता भी है कि नहीं। और एक कंटेंट क्रिएटर है, वो वीडियो बनाता है, शाम को 1 मिलियन हो चुके होते हैं। तो अर्निंग वहाँ से आती है। आपकी कम्युनिटी के एक डॉक्टर हैं आफान कैसर, तो वो उनके यहाँ व्यूज इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो वो एंटरटेनर है? वो एज ए डॉक्टर तो कंटेंट पे नहीं आ रहे होते ना। अच्छा, वो एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए कंटेंट क्रिएटर करते हैं ना। अच्छा, हाँ, वो एज ए कंटेंट क्रिएटर, लेकिन वो बहुत अच्छी अवेयरनेस देते हैं, तो इसलिए उनकी वीडियोस चलती हैं। अच्छा, वो अच्छी अवेयरनेस भी दे रहे हैं। अच्छा, मैं उतनी काबिल नहीं हूँ ना, वो तो बहुत काबिल है, और वो तो उनका कंटेंट तो और किस्म का है ना, वो जनरलाइज कंटेंट बनाते हैं। और मैं तो बड़ा फोकस्ड छोटा सा कंटेंट बनाता हूँ अपना डेंटल के हवाले से, जो चीज़ें मुझे पता है मैं वही बात करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारे देही इलाके हैं उधर भी ये डेंट्री के कैंप्स मौजूद है या उतना फैसिलिटीज़ अभी नहीं है वहाँ पे? हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट भी हैं, लोग गए बैठे हैं, अब डेंटल क्लिनिक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे डेंटिस्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ ये मुयस्सर हैं या अभी भी वहाँ पे वो अताई लोग बैठे हैं? वो तो बैठे हैं, अब उसको अताइयों का ये है कि अताइयों को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है। पिछले दिनों मैं देख रहा था आप सोशल मीडिया पे मैं करता हूँ, आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो मैं करता हूँ, अब वो मैं करता रहता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि आप अपने, मैं कितना कर सकता हूँ, कह ही सकता हूँ ना, या पॉइंट उनके पास कोई ना कोई सनद, कोई ना कोई डिग्री, कुछ ना कुछ तो होता होगा जिसको दिखा के वो बैठे होंगे। नहीं बैठे ना, वो तो वैसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो एक और टेक्निक से बैठे हैं, वो अक्सर हमारे डेंटिस्ट की लाइसेंस को लेके बैठे होते हैं। ये वही बात मैं कर रहा हूँ, वो जो पहले बात जहाँ से शुरू हुई थी। अच्छा, वैल्यू नहीं है, यानी डिग्री मिल गई है आपको, कैपेसिटी नहीं है। हाँ, BDS डॉक्टर हैं, क्वैक्स को अपनी सनद दी हुई है, उस रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, प्रैक्टिस वो कर रहा है, खुद घर बैठे हुए हैं। ये भी हो रहा है। हाँ, ये भी हो रहा है। इवन अब देखें, यही बात हो, जिसके पास स्किल्स ना हो और डिग्री हो जाए, तो ये काम होता है डिग्री के साथ, अंदाज़ा करें। अब मैं उनको तो बाद में रहूँ, अब मैंने 3-4 क्वैक्स को एक्सपोज किया, उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन की, वीडियोस बनाई, बाद में पता चला उनको तो कवर दिया हुआ है हमारे डॉक्टर्स ने। अब मैं डॉक्टर्स के क्या करूँ? अच्छा, ये बताएं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले भी आपको अप्रोच करते हैं? करते हैं, और कुछ देते भी हैं, ऑफर्स करते हैं? देते हैं, ऑफर्स करते हैं कि आप हमारी। मुझे तो कभी ऑफर नहीं हुई, लेकिन करते होंगे, देते हैं। डॉक्टर्स काफ़ी सारे लेते भी हैं, मेरे पास तो अब आते ही नहीं, आना ही छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि मैं उन्हें कुछ ऑफर नहीं करता। अच्छा, यानी ये गिव एंड टेक होता है? तो साफ ज़र है,
ऐसे थोड़ी ना वो आके कुछ देती हैं। क्या करते हैं वैसे? मेडिकेशन नहीं, वो ऑफर क्या करते हैं, उनकी क्या ऑफर होती है? भैया अगर आप हमारी मेडिसिन चलाएंगे, सिंपल सा फार्मूला है, गिव एंड टेक। अब उनका होता है यार हमारा ये चलाओ, मेडिसिन चलाओ, इतने का बजट है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख की मेडिसिन इस महीने चलाओ, ठीक है, उसमें से 2 लाख आपका हो गया, 1 लाख आपका हो गया, बस यही होता है। और क्या होता है? बहुत आसान है। मैंने तो सुना है कि वो गाड़ियां भी देते हैं, घर भी वो यही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ ना। अब आपको वो गाड़ी दे देंगे तो वो कमिटमेंट ये होगी कि आपकी हम इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, आप हमारी वो इंस्टॉलमेंट निकालते रहें। अच्छा, हाँ, वो तो बिजनेस पे है ना। अब एक डॉक्टर है, प्रोफेसर क्या है, एथिकली ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है ये तो। illegal, ये तो बहुत मतलब बड़े हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके डायरेक्ट उसको वायलेट कर। बड़े डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में तो शेडी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो इन चीज़ों को देखे, ठीक से मैनेज करे। और जो मेडिकेशन चल रही है वो सारी इसी बेस पे ही चलती है मेडिकेशन। सही है। हाँ, तो आप कि जो मेडिसिन पैसे दे रहे होते हैं वो मेडिसिन चल रही होती है, लेकिन अक्सर लोग नहीं भी करते। अच्छा, ये आमतौर पे जो मेडिसिन आ रही होती हैं मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, तो आम एक बंदे को तो पता नहीं चलता ना कि ये कंपनी नहीं चल सकता है, बाहर की है, इंटरनेशनल है, वैलिड है या वैलिड नहीं नहीं है, उसको तो पता नहीं चलता। मैं वही बता रहा हूँ कि डॉक्टर के दरमियान, पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान सिर्फ अल्लाह ताला आते हैं और कोई बंदा नहीं आता। किसी को कुछ नहीं तौर पे जो एक लफ्ज कहते हैं डॉक्टर्स के बारे में, कसाई बने बैठे, तो फिर वो दुरुस्त तो बनेगा ना कसाई। देखे, डॉक्टर या तो मसीहा बनेगा या कसाई बनेगा, दरमियान में कुछ नहीं होगा ना। सही है। दरमियान में नहीं बन सकता, कोई दरमियाना रास्ता नहीं है डॉक्टर का। या तो वो मसीहा होगा या वो कसाई। मसीहा बन के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ, देखिए पैसे कमाना, देखिए गलत बात नहीं है। आप पैसे को ले आते हैं दरमियान में। मैं बताता हूँ आपको, पैसे आप ये भी एथिकल, इसको भी आप कर सकते हैं। पता क्या, आप कहें पेशेंट को, असल में होती है ट्रांसपेरेंसी। आप पेशेंट को कहें कि मैं ये आपको मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये मेडिसिन आएगी 500 रुपए की, इसमें से 200 मेरा है, ठीक। अगर आपको कबूल है तो मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ। अगर इस तरह से की जाए तो ये भी ठीक है। समझ आ रही है बात मेरी? अच्छा, मेडिसिन होगी, मतलब देखिए, अब आप चेकअप फीस भी तो ले रहे हैं ना। मेडिसिन होगी 500 की। हाँ, तो जितने की भी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 500 की मेडिसिन है, 200 डॉक्टर का है हिस्सा, 300 में से वो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके पास जाएगा। ठीक है। आप पेशेंट को बस बताएं कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो वो आप पे वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? आप नहीं बता रहे। अच्छा, ये असल में चोरी है, ये अनएथिकल है। इस चीज़ को, ये इसका जो कोर है वो ये है कि जो गलती जहाँ पे पैदा। आमतौर पर डॉक्टर्स की पर्सनल लाइफ क्या होती है? वो सुबह से उठते हैं और रात के तक बस एक ही काम करते रहते हैं, उनको कोई इधर उधर की खबर भी होती है या नहीं होती? ये तो पर्सनल इंटरेस्ट पे है ना। अच्छा, लोगों को ज़्यादातर जो देखने में आता है, ज़्यादातर के पास टाइम नहीं होता ना यार, वो बेचारे पैसा भी बनाना है, पैसा भी कम होता है ना डॉक्टर्स के पास। ये वैसे आप अजीब कंसेप्ट। हाँ, नहीं होता। वो एक दो के पास पैसा आ गया है, पैसा तो इसका डॉक्टर्स के आजकल तो नहीं है ना यार। अब देखें, इतने डॉक्टर्स हो गए हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेचारे कमाना पड़ता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा आप किसको कहते हैं? पैसा कहते हैं कि आप सुकून से चिल करें, पैसा आ रहा हो। नहीं, इधर से चिल तो है ही नहीं ना लाइफ में ना। नहीं है, लोगों की लाइफ में होता है। अब डॉक्टर की लाइफ तो मजदूर वाली लाइफ है ना। वो सारा अब हमारे प्रोफेसर भी बन के रात के 2-2 बजे तक ऑपरेशंस करते हैं कि जिस टाइम आ जाए पेशेंट, रात को 2 बजे हो रहा है, सुबह 6 बजे फिर आ रहे हैं, फिर 12 बजे एक सर्जरी हो रही है, 2 बजे सर्जरी हो रही है, 4 बजे। तो बड़ी बिजी स्केजुअल होता है। पैसा ऐसे नहीं बनता, उसके लिए वो बड़ा हेक्टिक काम करते हैं। ठीक हो गया। तो यानी पैसा जो है ना, वो आपको लगता है कि पैसा कमाना आसान है भी सही और नहीं भी सही? हाँ। और आप कितना अर्न कर रहे हैं आजकल? मैं तो घर चल रहा है गुजारा। क्लिनिक से कितना अर्न होता है? 1 करोड़ के आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बना? नहीं, ये तो ओवर द ईयर्स आप जब इकट्ठा करते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट्स इतने, हॉस्पिटल जब आप बनाते हैं तो बन जाते हैं। मैं आपको बता रहा था वो डिफरेंट एक चीज़। अब ये थोड़ी है कि 1 करोड़ का इक्विपमेंट है तो आपका 1 करोड़ ही महीना आएगा। सही। हाँ, इस तरह तो नहीं होता। इज़्ज़त की मतलब। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। आप ये मशवरा देंगे आने वाले जो यंग स्टूडेंट्स हैं कि वो BDS करें पाकिस्तान में? नहीं, क्यों करें? अगर करना चाहते हैं तो करें। और एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं ना कोई भी चीज़, तो बस ख़त्म कर दें, क्योंकि जॉब का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में तब्दील हो रहा है। कुछ जॉब्स कुछ ना कुछ हैं भी सही, ये भी ख़त्म हो जाएंगी अभी। और जो होंगी लोग छोड़ देंगे, क्योंकि उनसे उनका मामला घर का नहीं चलेगा।
अब पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि यहाँ पे बिजनेस में और सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इतनी गैप है कि आप अगर काबिल हैं और आपको अगर काम आता है तो आप बहुत जल्दी बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। वो चाहे जिस फील्ड में, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, टीचिंग हो, इवन के आप अगर काबिल हैं, आपके अंदर अगर स्किल्स हैं, सेल्फ डेवलपमेंट आपने अपनी की हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स हैं, आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, आपकी अंदर एथिक्स है, मोरालिटी है, करैक्टर है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है असल में अपॉर्चुनिटीज़, इसलिए हम कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं कि चलो यार महीना लगा रहे हमारा। डन हो गया। आपको लगता है पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं यस, जिससे आने वाली नस्ल ग्रो कर सकती है, पैसा कमा सकती है? कमा सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। एज ए पेरेंट, एज ए जो टीचर, हमें बच्चों को एज ए पर्सन ग्रो करना चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ, अब ये देखें ना, मैं आपसे उठा के दिखा रहा, ये डिग्री है। पहले जो हमारी तवज्जो थी ना, जो हमारी जनरेशन कौन सी थी आपकी, ये तो जन जी की आपने बात की ना, मिलेनियल जन, हाँ। अब उधर यह था कि डिग्री आ जाती थी ना, जॉब मिल जाती थी, घर चल जाता था, ऐसे था ना। ऐसे ही था। अब जॉब नहीं मिलनी, ये बात समझनी है। डिग्री पहले मिल जाती थी, कैपेसिटी हो ना हो, कॉम्पिटेंस हो ना हो, आप चलता रहता था गुजारा। अब वो मसला ख़त्म हो चुका है। अब आपने बंदे को पूरा उसका वजूद को डिग्री बनाना है। सही है, स्किल्ड बनाना है उसे, उसको उसके अंदर ऐसी स्किल्स हो कि उसकी सीवी बंदा खुद होता है। ठीक है, कि वो बात कैसे कर रहा है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसका फेस कैसा है, वो बैठता कैसे है, वो उठता कैसे है, उसके अंदर कैरेक्टर उसका क्या कहता है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके अंदर पर्सनल स्किल्स कैसी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी फील्ड में भी कोई इनकलाब बर्पा किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, बहुत मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेके आएगा। उसमें यह है कि डॉक्टर का काम, डॉक्टर के अंदर जो ह्यूमन एरर्स हैं इनको ख़त्म कर सकता है। जैसे किसी रेडियोग्राफ को इंटरप्रेट करना है, कर सकता है, कर क्या रहा है? कर रहे हैं ना, कर रहा है। अब एक्सरे है, एक्सरे के अंदर डिजीज़ को जिस लेवल पे वो डिटेक्ट कर सकता है, शायद हमारी आँख उसको प्रोसेस करने पे ना देख सके। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। उसको हम रिपोर्ट्स देखते हैं, जो हमारा माइंड से चीज़ स्किप हो सकती है वो सारा कुछ बता देगा आपको, ये पॉसिबिलिटी है। आप वो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स? हाँ, हम करते हैं। हमारे तो, अब मैं वही बता रहा हूँ, जो हमारी डिजिटल मशीनरी है उसमें सारी AI, ये जो डिज़ाइनिंग है दांतों की, इवन के जो हमारी काफ़ी सारी स्कैनिंग है, अब सारा कुछ ये AI असिस्टेड हो रहा है सारा कुछ। तो उसमें ये होता है कि एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आप जिस प्रोफेशन से हैं, इस पे तो हमने बहुत सी बातें कर ही ली हैं। आजकल के जो मौजूदा हालात हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, ईरान और USA और इसराइल की अगर हम जंग की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ ज़्यादा देर चलेगी या ख़त्म हो जाएगी, और पलड़ा किस साइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है रिसेंट जो एडवांसमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से? अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से तो मुनासिब नहीं होगा। अभी बहुत टाइम पड़ा है कुछ भी कहने के लिए, और फिलहाल सिचुएशन ऐसी जगह पे है कि यहाँ से कहीं भी जा सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म हो जाएगी, ये भी नहीं कह सकते ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो अब अल्लाह खैर करे, जंग में तो हर तरफ से नुकसान ही होता है। ईरान परफॉर्म अच्छा कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? आप जो देखें, जंग है, ये कोई गेम तो है नहीं कि परफॉर्म का मतलब ये है कि डिफेंड करना, या मतलब अभी तक तो कर रहा है, बल्कि बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा है। जंग लड़ना एक तरह से, भी जंग अच्छी लड़ रहा है, लेकिन अब ये देखें, जंग में कुछ भी पता नहीं होता, बहुत अनसर्टेनिटी होती है। अब पता नहीं जंग के लिए वो क्या तैयारी करके बैठा है ईरान, और अमेरिका क्या तैयारी करके बैठा है, इसराइल क्या करके बैठा है। अब जो हमें पता है वो तो जो न्यूज़ में आ रहा है, जो पता है, जो अभी तक हुआ है। अब आगे किस किस स्टेप पे क्या क्या होना है ये नहीं पता, और इसको अब ये ऐसी सिचुएशन अब क्रिएट होती जा रही है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता जा रहा है, कि मज़ीद आगे जाएगा। जैसे अब जो सुप्रीम लीडर को इन्होंने असैसिनेट किया, अब ये कोई मजाक नहीं है, जाहिर है। आप एक लीडर को, मतलब अब फिर बात किससे करेंगे? आपने लीडर को असैसिनेट कर दिया, मतलब मुज़ाकरात होते हैं ना, आपने उनकी पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, तो आप क्या चाह रहे हैं?
ईरान के है ना सिस्टम कुछ इस तरह से है कि उनकी जो लीडरशिप है वो लेयर बाय लेयर है, एक गया तो फिर दूसरा रेडी है, दूसरा गया तो तीसरा। वो सारी लीडरशिप के पीछे बैठे हुए ना, अभी भी बैठे हुए, बाकियों को कौन सा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसको मारने का फ़ायदा उल्टा ईरानियों को हुआ है, वो मुत्तहद हो गए, वो यूनाइट हो जाते हैं। जब लीडर आपका जाता है तो पीछे कौम इकट्ठी हो जाती है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये अजीब सी जंग कोई भी हो, ऐसे स्टूपिडिटी होती है। जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। अब हम टेबल टॉक, हाँ टेबल टॉक एंड पे बात ही होनी है ना, खत्म हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। अब जंग का मतलब ये है कि आपके अंदर वही लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। और लीडरशिप जो इस टाइम दुनिया की लीडरशिप जिन लोगों के पास है वो कैपेसिटी में नहीं है लोग, ये बड़ी अहम बात है, असल बात है, वरना ये जंग शुरू ही ना होती। या फिर इस जंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। उनमें आपकी जो भी है, अब देखें पूरी दुनिया को आपने स्टक करके रख दिए, तो अब देखें आगे क्या होता है। ये पर्सनल इंटरेस्ट्स की जंग है या ये मुसलमानों और यहूदियों की जंग है, क्या लगता है? हमें एज ए मुस्लिम तो इस चीज़ को रिलीजियस वार ही देखना चाहिए, और ये है भी रिलीजियस वार। बाकी हम डिवाइड अगर करेंगे पर्सनल इंटरेस्ट में, तो साझा इंटरेस्ट तो होता है अपना अपना, हर बंदे का है इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम इंटरेस्ट बेस देखेंगे तो हमें ये सही नज़र नहीं आएगी। रिलीजियस वार, ये रिलीजियस वार है, बेसिकली ये रिलीजियस वार है। और यहाँ पे मुसलमानों को तो यूनाइट होना चाहिए था। हाँ यही बात, अगर हम रिलीजियस वार इसको नहीं समझेंगे ना, हम यूनाइट नहीं होंगे, और यही वो चाहता है कि ये ना समझे। ओके, जो ये कह रहा है ना ईरान की जंग है, ये जो ये कह रहा है ये ईरान की जंग नहीं है, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं पूरे प्रोसेस के थ्रू। ये सिर्फ एक नहीं, उनके पीछे हिस्ट्री देखना तो आपको पता चल जाए। ईरान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसने मिडल ईस्ट को, यानी यूँ समझ लें कि सारों को ही वो इंगेज किया। मिडल ईस्ट को तो सही इंगेज किया ना। मिडल ईस्ट ये तो बकवास तरीन काम है कि आपका जो हमसाया है वो एक दूर बैठे हुए दुश्मन का सपोर्टर बना हुआ है, तो फिर बैठा क्यों हुआ है? सबसे पहले तो उसी को चपेट लगनी चाहिए ना। सही बात है, ठीक है। उसको अड्डे क्यों दिए हुए हैं अमेरिका को? ठीक है, एक भाई है आपका, एक तो आपकी हेल्प नहीं कर रहा, फिर दुश्मन की हेल्प कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। चले चुप करके बैठा रहे ना, इन्होंने चुप ही कराया ना कि चलो मेरी हेल्प ना करो, उनकी तो हेल्प ना करो। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। यही वही बात है ना, रिलीजियस वार जब हम इसको नहीं समझेंगे तो वो डिवाइड एंड रूल ऐसे ही करता है। ये तो उनका पुराना असूल है। और खुद वो रिलीजियस वार, खुद तो वो हर बात पे तौरात की बात ले आते हैं कि तौरात में ये लिखा हुआ है, हम उसी के फॉलो कर रहे हैं। ये देखे ना, अब जो इसराइल बना है रिलीजन की बेस पे है, और इधर इस्लामोफोबिया या इस्लामाइजेशन का एक लेबल लगा के वो तो लगाएगा ना, दुश्मन तो लगाए। इस्लाम उनके लिए तो टेररिज्म है ना, तो इस्लाम उनका खात्मा करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो बेचारे हमें टेररिस्ट कहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें देखना चाहिए ना। तो क्या पाकिस्तान का क्या स्टैंड है इसमें? आपको क्या लगता है कि मतलब पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर, मैं एज एन इंडिविजुअल, देखिए आपने खुद देख लिया जब वो सुप्रीम लीडर हुए शहीद, उसके बाद अब देखें पाकिस्तान में कैसे लोग सड़कों पे आए हैं, लोग रोए हैं, लोगों ने इतना ज़्यादा वो किया। तो इससे क्या समझ आता है कि लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं वो ईरान के साथ हैं, और वो होने चाहिए। इसराइल के अगेंस्ट कोई भी आ जाए, हमारे सेंटिमेंट उन्हीं के साथ चले जाएंगे। जो उन्होंने लाखों बच्चों को शहीद किया है गजा में, अभी भी कोई उनके साथ क्या ठहरेगा? उनके तो खिलाफ कोई कुछ भी आ जाए, हम कहेंगे ये सही कर रहा है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। यानी आज की इस लेटेस्ट और जदीद दुनिया में अगर किसी को देखना हो कि डीठ क्या होता है, डटाई पे जो डटा हुआ हो, तो मेरे ख्याल से वो इजराइल है। वो बच्चों को मारता भी है और कहता है कि मैंने कोई जेनोसाइड नहीं किया, तो सीधा सीधा एक जेनोसाइड है। वहाँ पे भी देखा जाए और यहाँ पे भी, उसके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया देख क्या रही है, हो क्या रहा है। वर्ल्ड लीडरशिप तो उनके पास है ना, फिर वो जैसे फिर वो आगे प्रोपेगेंडा करेंगे। लीडरशिप आपके पास क्यों नहीं है? फिर वो आगे प्रोपेगेंडा करेंगे, आगे चीज़ें ऐसे फैला देंगे, फिर ये सारी चीज़ें भूल भुला के दुनिया फिर आगे की तरफ निकल पड़ेगी। हम डिवाइड हुए हुए ना, वर्ल्ड लीडरशिप हमारे पास क्यों नहीं है, मुसलमानों के पास क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है ना, वो तो इकट्ठे हो गए ना मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता है दुश्मन हमारा एक ही है। हम इकट्ठे नहीं होते आपस में भी, ये मसला है हमारा। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक दोगली पर्सनालिटी है वो ये है कि हम अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं और अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले तैयार भी होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैं यहाँ पे एक सवाल करूँगा आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। क्या बाहर का चक्कर लगाना सक्सेस की अलामत है मेडिकल फील्ड में?
चक्कर लगाना सक्सेस की अलामत। मतलब बाहर के कंट्री में जाना, FCPS करना या किसी भी हवाले से कोई ट्रेनिंग करना, यहाँ रहते हुए FCPS करना, तो फिर वो उसको ज़्यादा बर्तरी हासिल हो जाती है। नहीं, देखें, अब जो कॉम्पिटेंस है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखी जाए, वो उनके पास है ना, तो वो आपने हासिल करनी है ना, तो उनके पास जाना पड़ेगा। वो सादा सी बात है। तो वो चाहे हासिल करें ना। सही है। ठीक है, अब एटॉमिक न्यूक्लियर पावर हम हैं इस टाइम, तो हमने खुद बैठ के कोई खुद से तो नहीं बना लिया ना, उन्हीं से लेके आए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर कहाँ से आया है? मैं ये कह रहा हूँ आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आप वहाँ जाएं, वहाँ से आप पढ़ें, उसके बाद आप उसको इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, उनकी भी बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए आप अगर यूज़फुल खुद को बना सकते हैं वहाँ जाके तो बनाएं। इसमें क्या मसला है? वहाँ जाना कोई बैन करना, वो कोई अल्लाह की ज़मीन नहीं है क्या? वो लोग क्या काबिल, जो काबिल हैं उनको अप्रिशिएट करना। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ की परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि एक डॉक्टर जो FCPS यहाँ से कर रहा है और एक डॉक्टर जो बाहर से कर रहा है, यहाँ वाले उस बाहर वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अच्छा समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको शुरू में तो अट्रैक्शन दे सकती है कि आप बाहर से पढ़ के आए हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। Yes. आपको काबिल होना चाहिए। ये बड़ा वो अगर आप होंगे तो पेशेंट आएंगे। बाहर से भी आप कराएं और आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं हाँ, की, नहीं, ये चीज़ नहीं करती आपके। वही ना, अगर आप सेल्फ, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो पाकिस्तान के हैं और बड़े बड़े वहाँ से पढ़ के आए हैं जो इतना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं बना सके, तो वो डिपेंड करता है, वो सिस्टम डिफरेंट है। आप पढ़ने के लिए तो आप दुनिया में कहीं पे भी जाए ना, बल्कि ज़रूर जाए। आप कोई पैदा पाकिस्तान हुए तो पाकिस्तान में नहीं मरना हमने, पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, सारी दुनिया हमारी है। मुसलमान का जो विजन तो है वो तो पूरी नहीं, ये दुनिया गैलेक्सीज हमारी है। दुनिया हमारी कहाँ है? हम बाहर निकलते हैं तो चपेड़े पड़ती हैं हमें। तो आपके अमाल अच्छे तो चपेड़े नहीं पड़ेंगी ना। अब काम ऐसे करेंगे तो चपेड़े तो फिर घर के बाहर भी पड़ेंगी। तो चपेड़े वो तो वही है ना। जब आप जाएं, जहाँ जाएं पढ़ने के लिए तो जाना चाहिए, बल्कि पैसा इकट्ठा करने के लिए भी जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि पैसा होगा, पावर होगी, पावरफुल लोगों की लैंग्वेज आपके पास होगी। कायदे आज़म ने कैसे पाकिस्तान सेपरेट किया था?